गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब स्टडीज़ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोग आज की क्लास नेमिंग जरूर नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए क्लास के बाद आपको इस क्लास से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस क्लास नेमिंग को सेंड करेंगे तो हम इस क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड इजीली कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं क्लास लेसन पर। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब इन केमिकल रिएक्शंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं ये दो तरह की होती है, ये बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती हैं। फर्दर ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो भी हम आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती है। आज हम केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या करेंगे, कंप्लीटली मतलब थोरोली पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस बनता है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वाले सब्सटेंसेस से अलग होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वाले सब्सटेंसेस से क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अब देखिए केमिकल रिएक्शन फर्दर समझने से पहले आप दो टर्म्स ध्यान रखिएगा, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। मान लीजिए आप ए और बी की रिएक्शन करवा रहे हैं, ए और बी की रिएक्शन करवा रहे हैं और इससे बनता है सी एंड डी। तो यहां पर लेफ्ट साइड में जो चीज रिएक्ट कर रही है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में जो बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट्स। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे केमिकल रिएक्शंस को। मान लीजिए आपके पास पानी है, आप उसमें करंट पास करते हैं तो उससे एक तो ऑक्सीजन गैस बनती है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट क्या है, दो। अब हमें ये देखना है इनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। देखिए वाटर जो होता है ये आग को बुझाने के काम आता है। नॉर्मली अगर कहीं पर आग लगती है तो हम सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। अच्छा, अब हम राइट साइड में आते हैं, ऑक्सीजन गैस। देखिए ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कंबशन को सपोर्ट करती है। मान लीजिए किसी एरिया में अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ पर आग के भड़कने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मान लीजिए कहीं पर आग लगी हुई है कहीं पर और वहाँ पर एकदम से तेज़ हवा चलने लग जाए तो आग क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आग क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन गैस क्या करती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस क्या करती है, वो क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है। मान लीजिए किसी एरिया में आग लगी हुई है और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो आग क्या होगी, अपने आप ही वहाँ पर बुझ जाएगी। दूसरा देखिए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल गैस होती है। हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो तो आग बुझाने का काम कर रहा है, मगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक तो कंबशन को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो है हाईली फ्लेमेबल है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें होता क्या है, इसमें कभी भी कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है। इसमें होगा क्या फिर, इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। देखिए ये रिएक्टेंट है और ये दोनों जो हैं इसके प्रोडक्ट हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें कोई नया एलिमेंट तो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, बस क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के एटम का। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक साथ है और यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है।
एलिमेंट्स के एटम्स का। इसमें कभी भी कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है। अब देखिए फर्दर हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए दूध से जो दही बनता है वो भी किसका एग्जांपल होगा? केमिकल रिएक्शंस का। कुकिंग ऑफ फूड ये भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे आपको डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे केमिकल रिएक्शंस के। अब देखिए कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको या तो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं उसको केमिकल फार्मूला या सिंबल में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए जो कंपाउंड्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं या एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके सिंबल या फॉर्मूले का यूज़ कर दीजिए। दो ही तरीके होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, जिंक मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए पहला तरीका क्या होता है, आपने यहाँ लिखा जिंक और यहाँ लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो गए? दोनों रिएक्टेंट। बीच में हमने क्या कर दिया? प्लस का साइन लगा दिया और फिर ये एरो लगा दिया। एरो मतलब इम्प्लाइज। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है जिंक सल्फेट और दूसरा बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो वो हमने क्या किया? राइट साइड में लिख दिया और इनके बीच में क्या कर दिया? प्लस का साइन लगा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं इन वर्ड्स। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ये जो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है, इनके हमें फार्मूला और सिंबल्स पता है तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। अब हम यहाँ पर जिंक की जगह Zn लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 लिख सकते हैं, जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 लिख सकते हैं और हाइड्रोजन गैस की जगह H2 लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हमने जब सिंबल्स या फार्मूलाज में एक्सप्रेस किया तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या तो आप वर्ड्स में कर लीजिए। हाँ, अगर आप वर्ड्स में करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। और अगर आप उसके सिंबल्स या फार्मूला में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। इसमें लेफ्ट साइड में जो होंगे वो तो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, राइट साइड में जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये दो तरह की होती हैं, एक तो ये बैलेंस होती है और दूसरी क्या होती है? अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? दो तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले हम बैलेंस देखते हैं। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे जिंक है तो इधर भी जिंक होगा, तो यहाँ पे जितने जिंक के एटम्स है उतने ही जिंक के एटम्स यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हैं। सल्फर के कितने एटम है? इधर लेफ्ट साइड में 1 और यहाँ पे भी कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं लेफ्ट साइड में एटम? 4 और यहाँ पे भी कितने हैं? 4। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। जितने भी अलग अलग तरह के
एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, वो क्या होता है, मान लीजिए रिएक्टेंट में कुछ नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, वो प्रोडक्ट के उसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम से मैच नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इधर के उन्हीं दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम से क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के तो मैच कर रहे हैं, दोनों तरफ दो दो हैं, मगर ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पर एक एटम है, तो ये मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट साइड में, वही क्या होंगे, राइट साइड में भी उतने होंगे। हाइड्रोजन के अगर मान लीजिए यहाँ पे दो हैं तो यहाँ भी दो होने चाहिए, वो मैच कर रहा है। ऑक्सीजन के यहाँ पे अगर दो हैं तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए, वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, थर्ड होता है चेंज इन कलर, फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ होता है चेंज इन स्टेट। देखिए, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी जरूरी नहीं है ये पांचों की पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करे, मे बी किसी एक को कर रही होगी या एक से ज़्यादा को वो कर रही होगी। जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन पांचों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये भी हो सकता है किसी एक को कर रही हो या एक से ज़्यादा को कर रही हो। अब हम क्या करते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखिए, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें कोई गैस रिलीज होती है, अब देखिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपको एक कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ऊपर से हमने क्या किया, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा यहाँ से एक पर्टिकुलर गैस इवॉल्व होगी। उसका टेस्ट अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो जो गैस होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट को, जिसमें हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस में कोई गैस भी रिलीज हो सकती है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीटली पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी देखिए, अभी हम इसमें सिर्फ एक एक एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्यों, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हैं, सही है। तो ये आपको बार बार चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है ये पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल है, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही होगी। जैसे जैसे चैप्टर आपको बढ़ता रहेगा आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बस आपका काम क्या है, इनको नोट करिए और इनको अच्छे तरीके से लर्न करिए। अब देखिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। कई बार क्या होता है, जितनी भी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो अब देखिए ये सबसे पहले हम जानना जरूरी है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। देखिए प्रेसिपिटेट जो होता है ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि अपने आप ही सॉल्यूशन से बाहर निकल आता है, मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया और उसका कोई प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट में आप देख रहे हो कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन से बाहर आ गए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे,
प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसका एग्जांपल है, आप लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन लीजिए और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया। जैसे ही आपने मिक्स करना चालू किया तो आपको दिख रहा है ये येलोइश प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अच्छा, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। क्लियर है? अच्छा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जैसे ही आपने मिक्स करना चालू किया, ये सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ येलोइश सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। ये जो सब्सटेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये होता किसका है, ये लेड आयोडाइड के कारण होता है। अच्छा, सेकेंड जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को किसके साथ मिक्स किया, सॉल्यूशन को किसके साथ मिक्स किया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो उस केस में दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में ही होगा, और दूसरा बन रहा है लेड आयोडाइड, ये येलो पीपीटी होता है। तो अब तक हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, पहली पढ़ा हमने एवोल्यूशन ऑफ अ गैस के केमिकल रिएक्शंस में मे बी गैस रिलीज हो सकती है, दूसरा मे बी प्रेसिपिटेट भी बन जाए। अब हम चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, देखिए ये आपको कॉपर सल्फेट दे रखा है, इसका कलर ब्लू है। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये अपना जो कलर है, ब्लू कलर जो होता है वो छोड़ना चालू कर देता है और इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। ये भी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, मगर इसका जो कलर है वो ब्लू है और इसका जो कलर है वो वाइट है। वो किस कारण है, वो है इस वाटर मॉलिक्यूल के कारण, इस वाटर मॉलिक्यूल के कारण। देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो होता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वो होता है जो अपने आप ही मॉइस्चर गेन कर लेता है सराउंडिंग से। दूसरा होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस जो होता है इस हाइड्रेटेड से ही बनता है। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है जब आप उसको गर्म करोगे तो वो अपने आप ही क्या होगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट दो तरीके का होता है, एक का फार्मूला होता है CuSO4.5H2O और दूसरे का सिर्फ CuSO4 होता है। ये .5H2O वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर ब्लू होता है। इसका कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ये जब भी आप इसको खुला छोड़ोगे तो ये क्या करता है, एयर से मॉइस्चर गेन कर लेता है। अच्छा, अब सेकंड है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो हाइड्रेटेड से ही बनता है। कैसे बनता है, गर्म कर कर। अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो अपने आप ही वो क्या करता है, अपना वाटर क्या करता है, छोड़ देता है। अच्छा, अब इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर अगर आप वाटर मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रही है, चेंज इन कलर की। यहाँ पर कलर क्या है, ब्लू, और यहाँ पे कलर क्या है, वाइट। अब देखिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। और ये दोनों तरीके से हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। एग्जांपल देखिए, आपके पास क्विक लाइम दे रखा है। जब हम इसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं, जब इसको हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं क्विक लाइम को, मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर पानी है और ऊपर से हमने क्या किया, क्विक लाइम इसके अंदर ऐड कर दिया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो बीकर है
इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में होता क्या है, एक तो बनता है स्लेग लाइन, यहाँ पर हमने क्या किया, क्विक लाइन के अंदर वाटर ऐड किया तो उससे क्या बना, स्लेग लाइन। और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट्स विद वाटर देन स्लेग लाइन इज फॉर्म। तो उस केस में क्या बनता है, स्लेग लाइन बनता है एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। और इस हीट के कारण जो बीकर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं हम, इक्वेशन देखते हैं अब। देखिए ये जो क्विक लाइन होता है इसका फॉर्मूला होता है CaO और इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के अंदर इसको मिक्स करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक तो बनता है स्लेग लाइन, स्लेग लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस बहुत ही ज़्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हो रहा है बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का वो क्या है, बढ़ रहा है। अच्छा अब देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट देखिए, स्टेट कितनी तरह की होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने सॉलिड रिएक्टेंट लिए, उससे कोई गैस रिलीज हो गई, कोई गैस रिलीज हो गई, तो इस केस में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना। कई बार ऐसे भी होता है, आपने एक सॉलिड लिया और एक रिएक्टेंट लिया, उसको जब आपने रिएक्ट करवाया तो उससे गैस मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है ना। अब इसके हम रिएक्शन देखते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जिंक लिया, जिंक तो सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, लिक्विड है। जब इनको हमने आपस में रिएक्ट कराया तो इनसे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ पे एक सॉलिड है और दूसरा एक्वस लिक्विड ही मान लेते हैं, तो इससे क्या बन रहा है, गैस बन रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। एक बार हम दोबारा से पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है एवोल्यूशन ऑफ गैस, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा होता है चेंज इन कलर, फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ होता है चेंज इन स्टेट। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है और इनका एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना है। देखिए ज़्यादा एग्जाम्पल मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्यों, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा इन्हीं पांचों के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। तो जो भी आपके पास रिएक्शन आती है उसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, छोटा आप एक कोई बुक रख लीजिए, उसमें सारी रिएक्शन नोट करते रहिए और उनको लर्न करते रहिए। अब आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, देखिए केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, मान लीजिए आपको ए और बी दो कंपाउंड दे रखे हैं, ये आपस में रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कंबाइन वर्ड यूज हो रहा है। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, चाहे रिएक्टेंट दो हो या दो से ज़्यादा हो, वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखिए इसमें डीकम्पोज वर्ड यूज हो रहा है, तो उससे ही आपको पता लग जाएगा इसमें एक जो रिएक्टेंट होता है
वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है। दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वो टूट जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ये दादागिरी वाला काम स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होगी, उससे हम पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है वो कम वाले को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है AB और दूसरा रिएक्टेंट दे रखा है C। तो इस केस में क्या होगा, अगर C जो है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव है, C जो है A से ज़्यादा रिएक्टिव है, सही है। देखिए आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है AB और एक रिएक्टेंट दे रखा है C। तो अब मान लीजिए C और A में अगर C ज़्यादा रिएक्टिव है तो C क्या करेगा, B के साथ जाकर जुड़ जाएगा और A को क्या करेगा, बाहर कर देगा। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसी चीज़ को हमें क्या करना है, विद एग्जाम्पल डिटेल में भी पढ़ना है, सही है। मान लीजिए एक रिएक्टेंट आपको दे रखा है AB और एक रिएक्टेंट दे रखा है C। तो यहाँ पर देखिए A और C में अगर C ज़्यादा रिएक्टिव है तो C क्या करेगा, A को उड़ा देगा, A को क्या करेगा, उड़ा देगा और B के साथ जाकर खुद जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए C जो है वो कम रिएक्टिव है A से, तो फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, इसमें अगर एक दूसरे को हटाता है तो दूसरा क्या करता है, पहले वाले को हटा देता है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है AB और एक रिएक्टेंट दे रखा है CD, सही है। अब C ने क्या किया, B को हटा दिया, C ने क्या किया, B को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, AC। तो ऐसे में B क्या करेगा, वो D के साथ क्या करेगा, जाकर जुड़ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो C है उसने B को हटाया और वो जाकर A के साथ जुड़ गया और क्या बना लिया, कंपाउंड AC। तो इस केस में B क्या करेगा, B क्या करेगा, D के साथ जाकर जुड़ जाएगा। मतलब टिट फॉर टैट हो गया कि भाई तुमने मुझे हटाया, मैंने तुझे हटा दिया। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। मान लीजिए देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है AB और एक दे रखा है C। अब हम कंपेयर कर रहे हैं C को A के साथ। प्लस मतलब ज़्यादा रिएक्टिव, माइनस मतलब कम रिएक्टिव। अब ये जो C है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, A से, तो ये क्या करेगा, A को हटा देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे CB प्लस A और A जो है अकेला बच जाता है, A जो है यहाँ पर अकेला बच जाएगा, सही है। अभी आप इसको समझने की कोशिश करिए, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे C जो है वो B को हटा रहा है, मगर B क्या कर रहा है, फिर D के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये जो है इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, इस पे अगर एक पहला जो है दूसरे को अगर हटा रहा है तो दूसरा क्या करेगा, पहले वाले के साथी के साथ जाकर जुड़ जाता है, सही है। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है। और रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन हट जाता है रिएक्टेंट में, या हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, सही। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब के हम एग्जांपल के साथ इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो आपके पास रिएक्टेंट होता है उसके साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन हट जाएगा। और रिडक्शन में जो आपको रिएक्टेंट्स दे रखे हैं उसमें या तो ऑक्सीजन हट जाएगा या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा।
अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। combination reaction में क्या होता है, मान लीजिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस केस में क्या होता है, वाटर बनता है। ये आपको हाइड्रोजन गैस दे रखी है, ये ऑक्सीजन गैस दे रखी है, ये आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अच्छा देखिए ये जो रिएक्शंस हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं। सही है, ये आपने इक्वेशन लिख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये हमेशा बैलेंस्ड होंगी। ये क्या होंगी, हमेशा बैलेंस होंगी। हमने बैलेंसिंग अभी नहीं सीखी है, वो हम क्या करेंगे, चैप्टर के एंड में करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए दूसरे एग्जांपल, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, स्लेग लाइन बनता है, और बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो उस केस में क्या होता है, जिस कंटेनर में हम रिएक्शन कराते हैं उसमें उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब थर्ड एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको हम बर्न करते हैं एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, इसको हम बर्न कर रहे हैं एयर में, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, दोनों जोड़कर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। देखिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इस रिएक्शन को, क्यों, क्योंकि ये आपकी बुक में है एज ए एक्टिविटी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक 2 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन लेनी है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है। उसको हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से साफ करना है सैंड पेपर के साथ। हमें क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से सैंड पेपर के साथ साफ करना है। फिर हम क्या करेंगे, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग। फिर हम क्या करेंगे, टंग की हेल्प से उसको पकड़ लेंगे। ये आपके पास टंग दे रखा है और ये मैग्नीशियम रिबन दे रखा है एट वन एंड। एक एंड से आप क्या करोगे, उसको टंग के साथ पकड़ लोगे, और दूसरा एंड जो है उसको आप क्या करोगे, बर्नर के ऊपर रख दोगे हीट करने के लिए। अच्छा अब धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बीइंग हीटेड ओवर बर्नर। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको पेयर ऑफ टंग के साथ पकड़ लेना है और उसको क्या करना है, हीट करना है। अब देखिए अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर के ऊपर रखोगे तो उसमें से वाइट वाइट पाउडर निकलना चालू हो जाएगा। वो जो वाइट पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और वो जो पाउडर है आपको क्या करना है, वॉश ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लेना है, वॉश ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लेना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मैग्नीशियम रिबन लोगे, उसको अच्छे तरीके से सैंड पेपर से साफ कर लोगे। फिर आप पेयर ऑफ टंग लोगे, उसके एक एंड जो होगा मैग्नीशियम रिबन का वो आपने पेयर ऑफ टंग के साथ पकड़ा होगा, और दूसरा सिरा जो होगा उसको आप क्या करोगे, बर्नर के ऊपर हीट करोगे। जैसे ही आप हीट करना चालू करोगे तो आपको दिखेगा इसमें से एक वाइट पाउडर जो है वो गिरना चालू हो जाएगा, वाइट ऐश जो होती है वो गिरनी चालू हो जाएगी। वो वाइट ऐश क्या होती है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। फिर उस वाइट ऐश को आप क्या करोगे, एक वॉश ग्लास के अंदर इकट्ठा करनी चालू कर दोगे। अच्छा, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, पहले ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन इट। देखिए होता क्या है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब आप उसको एयर में एक्सपोज रखोगे काफ़ी टाइम तक, तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, कोटिंग चढ़ जाती है। इस कोटिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले सैंड पेपर से साफ कर देते हैं। क्यों, वो कंबशन में क्या करता है, एक तरीके से रोक लगाता है। जब तक ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से नहीं हटेगी, जब तक उसको आग लगाना जो है हमें मुश्किल पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरी एक क्वेश्चन और उठता है कि इसमें जो होता है ना, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो वाइट लाइट सी निकलती है, इसमें से वाइट लाइट निकलती है, इसलिए, और ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो मैग्नीशियम रिबन को और बर्नर को अपने से दूर रखना चाहिए जिस वक्त आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए फोर्थ एग्जांपल है, जब भी आप कार्बन को बर्न करते हैं एयर में तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ देखिए एक कंपाउंड कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन गैस हो गई, ये आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। थैंक यू।